कि 8th पे कमीशंस के आने के मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जो हम अपने यूपीएससी मेंस एग्जाम में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। सोसाइटी पे इसका इम्प्लीकेशन आ सकता है, वो वेज इनइक्वालिटी के नाम पे आ सकता है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वेजेस बढ़ेंगी, सिंगापुर में देखने को मिला कि उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्टेप बाय स्टेप बढ़ाई जाए, परफॉर्मेंस के बेसिस पे बढ़ाई जाए। तो अल्टीमेटली जो हमारा जीडीपी है उसमें 0.6 to 0.8% ऑफ द जीडीपी विल बी एडेड एज द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरीज। इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे आईएलओ की पे इक्विटी प्रिंसिपल्स को कंसिडर करेंगे। पर्टिकुलर एथिकल डिलेमा को कंसिडर कर सकते हैं, विच इज मेरिटोक्रेसी वर्सेस एगैलिटेरियनिज्म, यानी मेरिट को फोकस करना, परफॉर्मेंस पे फोकस करना, या फिर वल्नरेबल सेक्शंस की सैलरी पे, उनके अपलिफ्टमेंट पे, सोशल अपलिफ्टमेंट पे और सबको बराबरी पिलाने पे, इस पे फोकस होना चाहिए। नाउ एक केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग इसमें निकल के आती है, जहाँ पे हम यूएस और इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं। फाइनली अब हम आते हैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेलेवेंस पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 8th CPC, सेंट्रल पे कमीशन। Hello everyone. Recently, Union Government has approved the terms of reference of the 8th Pay Commission. 8th Pay Commission के terms of reference गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं और ये कई न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में आया है। हम इस इशू को इसके डेप्थ में समझेंगे, इसके प्रोसेस को समझेंगे, इसके मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस को समझेंगे और हम देखेंगे कि कैसे ये हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम में आ सकता है, खासकर उसके जनरल स्टडीज़ के मेंस के पेपर में। सो लेट्स बिगिन। पहले तो न्यूज़ को देख लेते हैं कि न्यूज़ है क्या। न्यूज़ इज दैट यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th पे कमीशन। इन कमीशंस को 18 मंथ्स में देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल पे कमीशन। तो सेंट्रल पे कमीशन को उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिल गए हैं। अब हम समझते हैं पहले कि ये सेंट्रल पे कमीशन है क्या और आखिर ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि ये 8th सेंट्रल पे कमीशन क्या है। 8th का मतलब है ये 8th नंबर की है। इसके पहले 7 और पे कमीशंस आ चुकी हैं। सो इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक हर 10 साल में एक पे कमीशन का फॉर्मुलेशन होता है। पे कमीशन एक्चुअली एक कमेटी है जो कि गवर्नमेंट बनाती है, whose duty and whose job is to recommend the salary structure and the emoluments of government employees. Central government level पे this is called the Central Pay Commission. तो ये 8 नंबर की जो पे कमीशन है ये हमारी प्रेजेंट पे कमीशन है जो 2025 में जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है और इसके रिकमेंडेशंस अगले साल तक आने के लिए एक्सपेक्टेड हैं। पहली बार 1946 में ये पे कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी एंड दिस इज द 8th वन। ये पे कमीशन रिकमेंड करेगी सैलरी स्ट्रक्चर 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और 65 लाख पेंशनर्स के लिए एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इस पे कमीशन के रिकमेंडेशंस को अपने गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे अप्लाई कर देती हैं फ्यूचर में। नाउ अब हम हर एक टर्म को देखते हैं जो हम न्यूज़ में पढ़ेंगे। पहला है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिफर्स टू द लिमिट्स टू विच अ कमिटी कैन एक्चुअली इंटरफेयर और टॉक अबाउट while giving its recommendations. So terms of reference basically वो लिमिट है, वो दायरा है जिसके अंदर रहकर सेंट्रल पे कमीशन की जो कमेटी बनी है उसको अपने रिकमेंडेशन देने हैं। तो हर कमेटी का जो दायरा होता है वो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन जो हमें मिलते हैं वो है पे रिविजन, कि जो पे में रिविजन आना है, जो चेंजेस आने हैं। द अदर इज मार्केट पैरिटी, यानी कि बाकी इकोनॉमी के कंपैरिजन में, बाकी मार्केट के कंपैरिजन में जो सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या वो उसके बराबर है कि नहीं, क्या उसमें पैरिटी है कि नहीं। एक और जो सबसे मेजर हमें इसका वो देखना है वो है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जाएगा कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे, हमारे बजट पे इसका क्या बर्डन पड़ेगा। और चौथा स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस। तो ये 8th पे कमीशन स्टेक होल्डर्स से, वेरियस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से, वेरियस एम्प्लॉय बॉडीज से, एसोसिएशन से और जनरल पब्लिक से कंसल्ट करेगी, उनके रिकमेंडेशंस, उनकी राय जानेगी कि क्या इसकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब एक टर्म आप न्यूज़ में और देखेंगे, दैट इज द फिटमेंट फैक्टर। व्हाट इज फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर इज बेसिकली द मल्टीप्लायर, यानी कितने गुना पिछली सैलरी के कंपैरिजन में अगली सैलरी होगी। ये चेंज जो आएगा ये ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स आएगा, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन का डेटा यानी महंगाई का डेटा
और उसके अलावा और भी जो कॉस्ट ऑफ लाइफ के चेंजेस हैं वक्त के साथ, और साथ ही साथ कि बाकी मार्केट में, बाकी इकोनॉमी में किस तरह से सैलरी दी जा रही है। 7th पे कमीशन ने जो फिटमेंट फैक्टर यानी जो मल्टीप्लायर रखा था 6th पे कमीशन के मुताबिक के कंपैरिजन में, वो 2.57 था। 8th पे कमीशन का अभी फिटमेंट फैक्टर नहीं डिसाइड हुआ है, ये फाइनली इसके रिकमेंडेशंस में रिवील किया जाएगा। एक और टर्म जो न्यूज़ में आप देखेंगे वो है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो बेसिकली वो रेशियो है जो हाईएस्ट, जो टॉप मोस्ट पब्लिक सर्वेंट को दिया जाता है सैलरी, उसके कंपैरिजन में जो लोअर मोस्ट पब्लिक सर्वेंट को दिया जाता है। 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग तो कंप्रेशन रेशियो 1:12.5 रखा गया था, यानी जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको बॉटम मोस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंपैरिजन में 12 टाइम्स ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। तो ये हो गए इससे रिलेटेड वेरियस टेक्निकल टर्म्स जो कि न्यूज़ में आते रहेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली इसकी प्रोसेस क्या है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ दिस पे कमीशन विल गिव इट्स रिकमेंडेशन और कैसे ये अप्लाई होगी। सो द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पे कमीशन, कि पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। वो यूनियन कैबिनेट करेगी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं। वो लोग ये रिकमेंड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट करी जाए ये कमेटी, ये सेंट्रल पे कमीशन जिसे कहते हैं। ये सेंट्रल पे कमीशन कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिनके हमने बात करी वो फ्रेम करते हैं, यानी वो लिमिट्स जिसके अंदर वो ऑपरेट करेंगे। इनको यूनियन कैबिनेट अप्रूव करता है, जो कि अभी अभी हुआ है। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं, यानी द सेंट्रल पे कमीशन कैन गो फॉरवर्ड विद इट्स वर्क। फिर सेंट्रल पे कमीशन 18 मंथ्स का टाइम इन्हें दिया गया है, जिसके बाद ये अपने रिकमेंडेशंस देंगे कि नया सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का क्या होना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस यूनियन कैबिनेट को वापस भेजे जाएंगे, जो फाइनली ये नए सैलरी स्ट्रक्चर को अप्रूव करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। अब हम इसके इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं कि 8th पे कमीशंस के आने के मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जो हम अपने यूपीएससी मेंस एग्जाम में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस पे फोकस करेंगे, बिकॉज एसेंशियली यहाँ पे इकोनॉमी सबसे पहले इफेक्ट होगी। तो सबसे पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल ऐड 0.6 to 0.8% टू द जीडीपी। तो अल्टीमेटली जो हमारा जीडीपी है उसमें 0.6 to 0.8% ऑफ द जीडीपी विल बी एडेड एज द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरीज। ये हमारे बजट में रिफ्लेक्ट होगा और जिस वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट इसके वर्सन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, यानी कि हम पे जो हमारे पे जो दबाव रहेगा हमारे फिस्कल पे, हमारे बजट पे, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि सैलरी का बर्डन 0.6 to 0.8% ऑफ द जीडीपी बढ़ जाएगा। दूसरा एक डिबेट आएगा इन्फ्लेशन वर्सेस कंजम्पशन का। जैसे जैसे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ेगी वो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे, वो पैसा इकोनॉमी में जाएगा, मार्केट में जाएगा, जिस वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड इस वजह से कंजम्पशन भी होगा, जिससे कि जीडीपी बढ़ेगा। तो अब ओवर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा थ्रू द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस 8th पे कमीशन। तीसरा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो स्टेट के फाइनेंसेस पे पड़ेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन के हिसाब से उन्हें अपने बजट्स में एक टारगेट अगर उन्होंने मीट नहीं किया ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट सैलरीज पे जाता है, तो अगर उनका 60% से ज़्यादा स्टेट्स का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की सैलरीज पे जाने लगेगा तो वो अपने FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट की गाइडलाइंस को, टारगेट को मीट नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से फाइनेंस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिकमेंड करती है कि फाइनेंसेस का शेयर सेंटर और स्टेट्स में कितना होना चाहिए, वो उनको एडेड डेवल्यूशन के बोनसेस नहीं दे पाएगी। तो वो टारगेट वो मिस कर देंगे, जिस वजह से वो इंसेंटिव उन्हें नहीं मिलेगा। थर्ड, हम सेकेंड पार्ट आएंगे अपने इम्प्लीकेशंस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, विच इज़ पेपर वर्क। तो बर्डन ऑफ पेपर वर्क बढ़ जाएगा ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द प्रोसेस, और हमारी ब्यूरोक्रेसी प्रोसेस थिक और होती जाएगी। ये कीवर्ड आप अपने मेंस एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, दैट द इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज कंसिडर्ड पेपर थिक।
तो वो क्योंकि इतना सारा पेपर वर्क होगा नई सैलरीज को डिसबर्स करने में, उसके पेपर वर्क को हमारा बर्डन गवर्नमेंट का ऐड होता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। थर्ड इम्प्लीकेशन इज द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। क्या इसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, क्या ये जल्दी से जल्दी अपना इम्पैक्ट दिखा पाएगा, और इसकी वजह से क्या गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये एक पोटेंशियल इसका मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन है। अगला जो एक सोसाइटी पे इसका इम्प्लीकेशन आ सकता है वो वेज इनइक्वालिटी के नाम पे आ सकता है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वेजेस बढ़ेंगी तो प्राइवेट सेक्टर की वेजेस के कंपैरिजन में उसको हमेशा देखा जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर में जो लोएस्ट पेइंग जॉब्स हैं वो बहुत लो पेइंग होती हैं और हाईएस्ट पेइंग जॉब्स बहुत हाई पेइंग होती हैं। उसके कंपैरिजन में गवर्नमेंट जॉब को हमेशा देखा जाता है बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड अ मोर स्टेबल काइंड ऑफ अ जॉब। तो यहाँ पे इसको देखा जाएगा कि क्या इससे वेज इनइक्वालिटी बढ़ेगी। सेकंड, इनकम इक्वालिटी और वेज इक्वालिटी के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे आईएलओ की पे इक्विटी प्रिंसिपल्स को कंसिडर करेंगे। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू द आईएलओ कन्वेंशंस, और ये पे इक्विटी प्रिंसिपल्स ये डिसाइड करते हैं कि क्या हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द मोस्ट वल्नरेबल वंस, क्या उनको हम एक कंसिडरेबल पे के थ्रू उनको हम बाकी समाज के बराबर ला पा रहे हैं या नहीं। तो 8th पे कमीशंस के इम्प्लीकेशन ये भी होंगे कि क्या वो इस आईएलओ के पे इक्विटी प्रिंसिपल्स यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पे इक्विटी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट, इसके कुछ एथिकल डायमेंशंस भी हैं। यहाँ पे हम एक बहुत पर्टिकुलर एथिकल डिलेमा को कंसिडर कर सकते हैं विच इज़ मेरिटोक्रेसी वर्सेस एगैलिटेरियनिज्म, यानी मेरिट को फोकस करना, परफॉर्मेंस पे फोकस करना इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सैलरीज, या फिर इक्विटी पे फोकस करना, या फिर वल्नरेबल सेक्शंस की सैलरी पे, उनके अपलिफ्टमेंट पे, सोशल अपलिफ्टमेंट पे, और सबको बराबरी पे लाने पे, इस पे फोकस होना चाहिए। तो ये एक एथिकल डिलेमा भी इसका एक इम्प्लीकेशन है 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस का। अब वे फॉरवर्ड में हम दो चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। पहला तो सिंगापुर मॉडल। सिंगापुर में 2018 में पब्लिक सेक्टर में वेज रिफॉर्म्स हुए, एंड इन दीज वेज रिफॉर्म्स इट वाज सीन दैट दे रिकमेंडेड अ फेज्ड एंड अ स्टैगर्ड एंड अ परफॉर्मेंस बेस्ड रोल आउट ऑफ द न्यू पे स्ट्रक्चर। तो एक स्टैगर्ड यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमें सिंगापुर में देखने को मिला कि उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्टेप बाय स्टेप बढ़ाई जाए, परफॉर्मेंस के बेसिस पे बढ़ाई जाए, और तीसरा एक फेज मैनर में बढ़ाई जाए, यानी एक फेज में कुछ सालों में थोड़ी बढ़ाई जाए, अगले सालों में थोड़ी, वर्सेस 8th पे कमीशन का रिकमेंडेशन एक ही साथ अप्लाई हो जाएगा विदाउट स्टैगर्ड इम्प्लीमेंटेशन, और अचानक से गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे बहुत बड़ा बर्डन आने के चांसेस हैं। फिर पे कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ये इंश्योर करेगा कि सेंटर और स्टेट्स की एक ऐसी बॉडी बने जिसमें कि दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, लाइक द जीएसटी काउंसिल, जो कि पे कमीशन के रिकमेंडेशंस को बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंट्रल फाइनेंसेस एंड द स्टेट फाइनेंसेस दोनों को एनालाइज करे। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द कंसर्न्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल। तीसरा, द आईएलओ पे इक्विटी प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड, एंड पे की इक्विटी खाली इंक्रीज ही नहीं, इक्विटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चौथा, एनपीएस दैट इज द नेशनल पेंशन स्कीम, इसको फुली कॉन्ट्रीब्यूटरी बनाना है फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तक गवर्नमेंट में ऐसे पेंशन का बर्डन बढ़ता रहेगा तब तक फ्यूचर में वो ड्रैग करता रहेगा, एंड दैट पेंशन बर्डन विल बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। द नेक्स्ट जनरेशन टैक्स पेयर्स विल बी पेइंग फॉर द पेंशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। सो नाउ अब ये इंश्योर करना है कि जो हमारी पेंशन है प्रेजेंट डे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, उनकी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटरी हो और हम खुद ही कंट्रीब्यूट करें उस फंड में, ताकि फ्यूचर में गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे, लोगों की इनकम्स पे इसका असर कम से कम पड़े, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की जो प्रोग्रेस है वो सस्टेनेबल हो। नाउ एक केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग इसमें निकल के आती है जहाँ पे हम यूएस और इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं। दिस ईयर यूएस हैज़ बिन अ न्यूज़ फॉर इट्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, जिसको डोगे कहा गया है। Elon Musk was initially asked to spearhead this department by the new president, और इनका काम था गवर्नमेंट में एफिशिएंसी लाना बाय cutting down the expenses in form of manpower, in the form of various other facets like technology and so on. Similarly, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में बात करी गई है डीरेगुलेशन की, जो कि जिसका की मतलब है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को कम करना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, ताकि यहाँ पे जो प्रोसेस है ऑफ द इकोनॉमी, द फ्लो ऑफ द इकोनॉमी, इट रिमेन्स वेरी स्टेबल एंड वेरी क्विक। तो डीरेगुलेशन का मतलब है एफिशिएंसी। और गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू में इंडिया और यूएस गवर्नमेंट का जब हम डेटा कंपेयर करेंगे
तो देखेंगे कि द इंडिया फॉर द इंडियन गवर्नमेंट द पब्लिक सेक्टर वेज बिल इज ओनली 5%, वाइल फॉर यूएस इट इज़ 9.5% ऑफ द जीडीपी। तो यानी इंडिया में जो हमारा पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो बस 5% ऑफ द जीडीपी है, और यूएस में इट इज़ अराउंड 10%। सिमिलरली ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट ओनली 8% इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वेराज यूएस में 13% जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का है। तो यानी जितने अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो 13 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं यूएस में, और इंडिया में सिर्फ 8 हैं। सिमिलरली जो हमारा एक्सपेंडिचर है 17% सैलरीज पे है पब्लिक सर्वेंट्स की इंडिया में, और यूएस में 20% है। तो इंडिया डिस्पाइट एक्यूजेशंस ऑफ हैविंग अ ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी, इंडिया हैज स्टिल लेसर एक्सपेंडिचर एज वेल एज लेसर बर्डन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एंड इन फैक्ट डेटा ये कहता है दैट वी आर हाईली अंडरस्टाफ्ड इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सो द न्यूज़ जो भी आती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट जॉब्स को कम करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ डेटा व्हाट इज शोन कि यूएस में 74 per 1000 पीपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वर्सेस इंडिया में इट इज़ ओनली 1 to 2 per 1000 पीपल। तो इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी डाइवर्स कंट्री में पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ का नंबर बड़ा होना भी इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फॉर द फ्यूचर गवर्नेंस टू वर्क एफिशिएंटली। फाइनली अब हम आते हैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेलेवेंस पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 8th CPC सेंट्रल पे कमीशन। सो इन 2018 दो क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि कमीशंस पे पूछे गए और कमीशंस पे, सेंट्रल पे कमीशन पे डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था हाउ इज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन। यूपीएससी अपने 2026 के मेंस पेपर में बहुत आराम से पूछ सकता है कि हाउ इज द पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन of India constituted, what do you know about the terms of reference of the recently constituted 8th Central Pay Commission? Similarly 2018 में कमीशंस के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा गया था that there is a multiplicity of commissions, कि बहुत सारी कमीशंस के नाम आते हैं, तो क्या इन सारी कमीशंस को मर्ज करके किसी भी पर्पस के लिए एक बड़ी कमीशन बना देनी चाहिए फॉर द कॉज ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी। तो ये क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी ने पूछा है दैट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेरियस कमीशंस फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लीड्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन एंड डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, इज इट बेटर टू मर्ज ऑल कमीशंस, और यहाँ पे अम्ब्रेला ह्यूमन राइट्स कमीशन के फॉर्म में क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। सिमिलरली 2020 में यूपीएससी ने पूछा है व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन, यानी किसी भी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए, संवैधानिक बनाने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए वो, और उसके बाद डू यू थिंक इम्पार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वुड इंश्योर ग्रेटर जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया। सो अगेन आपने देखा कि कैसे यूपीएससी कमीशंस के बारे में वेरियस वेज में क्वेश्चंस पूछता है, और पर्टिकुलरली टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में वो क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। सो वी हैव टू कीप दिस न्यूज़ इन माइंड फॉर आवर एग्जाम, और इंश्योर करना है कि हम इससे रिलेटेड जो जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको फॉलो कर सकें, ताकि ये नेक्स्ट ईयर के अगर मेंस एग्जाम में आता है या अगर आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, सो इट हेल्प्स यू। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू, एंड लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच interesting and UPSC relevant current affairs. Thank you.